दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार का चर्चा किया था और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 पर हम लोगों ने जो है सो चर्चा किया था। और उसके बाद हम लोग जैसा कि जानते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में वर्णित है। तो 19 पर जब चर्चा हो चुका है तो आज हम लोग चर्चा करेंगे शेष बचे हुए अनुच्छेदों पर, मतलब अनुच्छेद 20, 21 और 22 पर। तो हम लोग अनुच्छेद 20 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन, सुरक्षा की बात करता है। मतलब क्या है कि जिस किसी भी व्यक्ति को अगर किसी अपराध के लिए अभियुक्त बनाया गया या कहें कि उसे आरोपित किया गया है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक आरोप किया है, तो उस अभियुक्त बनाए गए व्यक्ति को संविधान के अनुसार क्या स्वतंत्रता है? तो हम लोग क्या देखते हैं कि संविधान के अनुसार उसे 3 प्रकार की आज़ादी है। पहली आज़ादी क्या है कि अपराध करने के समय लागू कानून के अनुसार ही उसे सज़ा मिलेगी। कहने का मतलब कि जब उसने अपराध किया था, अगर उस समय कोई कानून उस अपराध के संबंध में लागू होगा तो उसी कानून के अनुसार उसे सज़ा मिलेगी। अगर बाद में मान लीजिए कि कोई वैसा कानून बनता है तो या उसी अपराध के संबंध में आगे चल कर के कोई कानून बनता है तो उस कानून के अनुसार उसे सज़ा नहीं मिलेगी, उसे मिलेगी उस कानून के अनुसार सज़ा जब उसने वो अपराध किया था और उस अपराध के संबंध में या संबंधित कोई कानून पहले से प्रचलन में है तो उस कानून के अनुसार उसे सज़ा मिलेगी। उदाहरण के लिए हम समझें कि जैसे बिहार में शराबबंदी है, तो अगर कोई शराब पीता है तो चूँकि शराब पीने के विरोध में बिहार में कानून लागू है तो उस शराब पीने वाले व्यक्ति को उस कानून के अनुसार सज़ा मिलेगी। तो अगर कोई मान लीजिए आज जब ये शराब का कानून नहीं बना था, उसके पहले जो लोग शराब पी रहे होंगे तो आज उसे उस आरोप में आरोपित नहीं किया जा सकता है, अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता है कि आपने आज से 10 साल पहले एक शराब पिया था और आज ये कानून बन गया है तो आज आपको उस शराब पीने के आरोप में सज़ा हो जाएगी। ये संभव नहीं है। तो कहने का मतलब कि अपराध करते समय अगर कोई कानून उस संबंध में बना हुआ है तभी उसको सज़ा मिलेगी, अन्यथा सज़ा उसको नहीं मिलेगी। दूसरा जो है उसको आज़ादी है अभियुक्त बनाए गए व्यक्ति को, वह है कि एक अपराध एक सज़ा। कहने का मतलब क्या कि कोई व्यक्ति अगर कोई एक अपराध करता है तो उस अपराध के बदले में उसे एक ही बार सज़ा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक अपराध हमने किया और हमको उस अपराध के बदले में एक से ज़्यादा बार मतलब बार बार सज़ा मिलेगा। अगर मान लीजिए कि हमने किसी व्यक्ति को पीट दिया तो उस पीटने के बदले में हमें एक बार सज़ा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर दोबारा हमको उसके बदले में सज़ा मिलेगा या तीसरी बार चौथी बार सज़ा मिलेगा, ये बात नहीं है। तीसरी जो उसे आज़ादी है कि स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए उसे कोर्ट में बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लीजिए हमने अपराध किया तो हमें पुलिस के द्वारा यह बाध्य नहीं किया जा सकता है कोर्ट में कि तुम बोलो कि तुमने अपराध किया। मतलब कि जिस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया है उसे अपने खिलाफ में गवाही देने के लिए कोर्ट में मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह पुलिस का काम है कि वह जो है सो प्रमाणित करे कोर्ट में कि हमने अपराध किया है या नहीं किया है। तो ये 3 तरह की आज़ादी मिली हुई है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अभियुक्त बनाए गए व्यक्ति को। अब हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 21 के संबंध में। तो अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन, सुरक्षा। तो प्राण मतलब हम लोग जानते हैं कि लाइफ होता है, तो प्राण का मतलब लाइफ हुआ
और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब पर्सनल लिबर्टी, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की यह बात करता है, पर्सनल लिबर्टी की बात ये करता है। तो कहता है कि जिंदगी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुरक्षा होगा, ये अनुच्छेद 21 कहता है। तो इस अनुच्छेद 21 के मुताबिक क्या है प्रोविजन संविधान में? तो संविधान कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा मतलब क्या कि किसी को उसकी जिंदगी और व्यक्तिगत पर्सनल आज़ादी से कानून के अनुसार जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के को अपना करके उसे आज़ादी से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा और कोई तरीका नहीं होगा उसे अपनी लाइफ या व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित करने का। मान लीजिए कि अगर हमने मारपीट किया तो मारपीट के बदले में जो कानून है और उस कानून के अनुसार जो हमको दंड मिल सकता है तो उतना ही दंड हमको मिलेगा मारपीट करने के संबंध में। ऐसी बात नहीं है कि मारपीट किया तो हमें जो है हमें अपनी ज़िंदगी से वंचित कर दिया जाएगा या हमें प्राणदंड मिल जाएगा। तो अगर जो है हमने वैसा कोई अपराध किया है जिस अपराध के बदले में कानून कहता है कि इस अपराध के बदले में व्यक्ति को मृत्युदंड मिलेगा, तभी जा कर के हमें जो है सो अपनी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी को समाप्त किया जा सकता है, और वो भी कानूनन तरीका अपना करके। ऐसा नहीं है कि कानून कहता है कि अमुक अपराध के बदले में अपने अपराधी का जीवन लिया जा सकता है तो एक दिन में ही हमारा जीवन ले लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कानून की जो प्रक्रिया है, कोर्ट में जो गवाही होता है, बहस होता है, वो सारी प्रक्रिया जैसे गुजरने के बाद कोर्ट के द्वारा हमें मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो यही जो है अनुच्छेद 21 कहता है। लेकिन अनुच्छेद 21 किसी भी जैसो व्यक्ति की जिंदगी के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था कर दिया गया कि जो है किसी भी हालत में, यहाँ तक कि आपातकाल में भी अनुच्छेद 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है, सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसमें सामान्य शांति काल के दिनों में सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। हस्तक्षेप नहीं हो सकता है मतलब शांति काल के दौरान राज्य मतलब सरकार जो है मौलिक अधिकार को न तो सस्पेंड कर सकती है और न ही उसे समाप्त कर सकती है। लेकिन जब आपातकाल लागू हो जाता है, इमरजेंसी लागू हो जाता है, संकट काल आ जाता है, तब उस हालत में अनुच्छेद 19 जो है आपको स्वतः सस्पेंड हो जाता है, और अन्य मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करने के लिए राष्ट्रपति को अलग से अध्यादेश जारी करना पड़ता है। लेकिन संविधान का 44वां संशोधन 1978 कहता है कि जैसो अन्य कोई मौलिक अधिकार तो सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन आपातकाल में भी अनुच्छेद 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 21 काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि यह व्यक्ति की जिंदगी का सवाल है। तो इसलिए क्वेश्चन जो पूछता है यहाँ पर वो इस तरह से पूछता है कि मौलिक अधिकार का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसे कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो वो हो जाएगा आपको अनुच्छेद 21। दूसरे तरह से पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, यह व्यवस्था किया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978। अब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सो समय समय पर अनुच्छेद 21 के संबंध में मतलब जीवन के अधिकार
के संबंध में कई फैसला दिया है। तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके अनुसार जीवन के अधिकार में कुछ अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने शामिल किया है, जैसे कि आवास का अधिकार हो गया, साफ पर्यावरण का अधिकार हो गया, जीवन रक्षा का अधिकार हो गया, फिर निजता का अधिकार हो गया, स्वास्थ्य का अधिकार हो गया और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ अधिकार हो गया। तो ऐसा कुछ अधिकार है जिन अधिकारों को जीवन के अधिकार में शामिल किया है। तो जीवन के अधिकार में किसको किसको शामिल किया गया? आवास को, स्वास्थ्य को, साफ पर्यावरण को, निजता को और जो है आपको जीवन रक्षा को और जो है अमानवीय व्यवहार के खिलाफ अधिकार को। ये सारा जो अधिकार है उसको जो है जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर घोषित किया। अब हम लोग आते हैं कि अनुच्छेद 21A यह मूल संविधान में नहीं था। अनुच्छेद 21 ये मूल संविधान में नहीं था। यह जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये जो है प्रावधान किया गया, ये अधिकार जोड़ा गया मौलिक अधिकार में। और एक बात आप लोग जान लें कि जहाँ भी ये ब्रैकेट में ABCD जुड़ा हुआ हो, आप समझ जाइए कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, ये बाद में आगे चल करके संविधान में जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है कि राज्य जो है क्या कर सकता है या क्या करेगा। तो राज्य कहता है कि राज्य 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। मतलब क्या कि प्राइमरी एजुकेशन अब हमारे देश में मौलिक अधिकार हो गया है कि 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य रूप से कंपलसरी एजुकेशन और वह भी फ्री में उपलब्ध अवेलेबल कौन कराएगा, कौन इसकी व्यवस्था करेगा? तो कहता है कि राज्य करेगा, मतलब सरकार करेगी। और यह कब व्यवस्था हुआ? तो 86वें संविधान संशोधन 2002। तो इस संविधान संशोधन को याद रखिएगा। पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन में प्राइमरी एजुकेशन को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 22 पर। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी और निरोध। निरोध मतलब होता है समान हिंदी में हिरासत। निरोध जो है वह संवैधानिक शब्द है हिरासत का। तो अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी और हिरासत मतलब निरोध, जिसका कि अंग्रेजी डिटेंशन होता है। तो हिरासत और गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा, संरक्षण, प्रोटेक्शन की बात करता है अनुच्छेद 22। मतलब क्या है कि जिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है, उस व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ में क्या अधिकार होगा, इसकी बात करता है अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 के मुताबिक जो है हम लोग जानते हैं कि गिरफ्तारी 2 प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की कौन गिरफ्तारी होती है? एक प्रकार की जो गिरफ्तारी है वह कहलाता है पुनिटिव गिरफ्तारी। ये जो है पुनिटिव गिरफ्तारी हुआ। और दूसरी जो गिरफ्तारी है वह प्रिवेंटिव गिरफ्तारी है। तो पुनिटिव गिरफ्तारी कैसे होती है? तो कहता है सामान्य दंड विधि के अनुसार, मतलब IPC के अनुसार, इंडियन पैनल कोड। तो भारतीय दंड संहिता जो है, भारतीय दंड संहिता मतलब IPC के अधीन जो है पुनिटिव गिरफ्तारी होती है। और यह जो प्रिवेंटिव गिरफ्तारी होती है यह निवारक निरोध विधि के अधीन होती है। कहने का मतलब क्या कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून जो होता है उस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अधीन जो है आपको प्रिवेंटिव गिरफ्तारी होती है। अब है कि ये पुनिटिव गिरफ्तारी होता क्या है? तो ये जो गिरफ्तारी होता है इसका उद्देश्य होता है अभियुक्त को दंड देना। मतलब क्या कि पहले जो व्यक्ति कोई अपराध कर चुका है उस अपराध के बदले में दंड देना। तो
तो इसका उद्देश्य होता है आपको अभियुक्त को दंड देना, मतलब यह दंडात्मक गिरफ्तारी है। अभियुक्त को दंड देना, अभियुक्त को दंड देना जो है इसका उद्देश्य होता है। ये मतलब क्या है कि यह दंडात्मक गिरफ्तारी है। दंड देने के लिए जो गिरफ्तारी होता है उसी को पुनिटिव गिरफ्तारी कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह गिरफ्तारी क्यों होता है? यह होता है कि इसलिए होता है कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उस अपराध के बदले में दंड देने के लिए ये पुनिटिव गिरफ्तारी होती है। तो अपराध करने के बाद जो गिरफ्तारी होती है वो पुनिटिव गिरफ्तारी कहलाती है। और ये जो प्रिवेंटिव गिरफ्तारी है, ये जैसे गिरफ्तारी क्या होता है, ये जो गिरफ्तारी होता है ये अपराध करने से रोकना इसका उद्देश्य होता है। अपराध करने से रोकना, अपराध करने से रोकना। तो ये जो है कहने का मतलब क्या कि यह संदेह के आधार पर गिरफ्तारी होती है। संदेह के आधार पर गिरफ्तारी होती है। मतलब क्या कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसने कोई अपराध अभी तक नहीं किया है, लेकिन राज्य को यह लगे कि यह व्यक्ति भविष्य में अपराध कर सकता है, तो उस व्यक्ति को वैसा अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो वैसी जो गिरफ्तारी होती है वो प्रिवेंटिव गिरफ्तारी होती है। जैसे कि देखिए, उदाहरण देखिएगा कि जब कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया कश्मीर का, तो वहाँ के जो कुछ जैसो नेतागण थे उन्हें जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कहने का मतलब क्या है कि राज्य को यह संदेह था कि कश्मीर का जो राज्य का दर्जा समाप्त किया गया है उसके विरोध में ये नेतागण कोई बहुत बड़ा आंदोलन करके कानून व्यवस्था की समस्या यहाँ पैदा कर दे सकते हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो कश्मीर के नेताओं को जो हाउस अरेस्ट किया गया वह किस प्रकार का अरेस्टिंग था? तो वह प्रिवेंटिव था, उनकी अपराध किया नहीं है लेकिन शक है कि यह नेतागण अपराध कर देगा, इसलिए उसे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो ये दो तरह की गिरफ्तारी होती है। अब यहाँ पर है कि दोनों तरह की जो गिरफ्तारी है, क्या इसके अंतर्गत अभियुक्त बनाए गए व्यक्ति को कुछ अधिकार है या नहीं है? हम लोगों ने देखा कि पुनिटिव और प्रिवेंटिव गिरफ्तारी का उद्देश्य क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रिवेंटिव गिरफ्तारी होती है, मतलब कोई अपराध कर लिया और अपराध करने के बदले में दंड देने के लिए जो गिरफ्तारी होती है वह जो है आपको प्रिवेंटिव गिरफ्तारी। तो इसके अंतर्गत आरोपित व्यक्ति को, मतलब अभियुक्त को 4 तरह की आज़ादी दी गई है संविधान में। पहली की आज़ादी है कि गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा, मतलब जो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है इसका अविलंब, मतलब जल्द से जल्द उसे कारण बता देना होगा। तो ऐसा इसलिए कि अगर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण का पता होगा तो वो बेहतर तरीके से अपना बचाव कोर्ट में जाकर के करवा सकता है। दूसरी जो आज़ादी है कि अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार अब है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है कोर्ट में वो अपना बचाव करना चाहेगा तो कैसे कर पाएगा? तो कहा गया इसमें कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो अपने बचाव में अपने पसंद का कोई वकील रख सकता है कोर्ट में। तो ये जो है ताकि वो वकील उसका पक्ष रख सके कोर्ट में।
तीसरा जो है अधिकार उसे कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो जो पुलिस अधिकारी के उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया होगा, तो उस पुलिस अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि जो है गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसे किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करे, मतलब कोर्ट में पेश करे। लेकिन ये जो 24 घंटे का समय है, इसमें वो समय इनको शामिल नहीं माना जाएगा जो गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट तक लाने में समय खर्च होता है। इसलिए यात्रा का समय इस 24 घंटे में शामिल नहीं माना जाएगा। चौथी आज़ादी है कि अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटा से अधिक गिरफ्तार करके रखना होगा, हिरासत में रखना होगा, तो ऐसा क्या संभव है? तो कहा गया है इसी संविधान, इसी अनुच्छेद में कि 24 घंटे के से ज़्यादा अगर किसी को गिरफ्तार करके रखना है तो यह तभी संभव है जब मजिस्ट्रेट ऐसा करने का आदेश पुलिस को दे दे। और अगर 24 घंटा से अधिक जो है आपको अरेस्ट करने का आदेश नहीं देता है कोर्ट या मजिस्ट्रेट, तो पुलिस की यह जिम्मेदारी होगी कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वो छोड़ दे। तो ये 4 तरह की आज़ादी है प्रिवेंटिव गिरफ्तारी के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को। अब है कि ये जो 4 अधिकार मिला है अभियुक्त को, तो क्या यह और किसी प्रकार के अभियुक्त को मिला हुआ है? कहने का मतलब कि किसे ये 4 अधिकार अपने बचाव में नहीं मिला हुआ है? तो कहता है संविधान कि भाई 2 तरह के व्यक्ति को अपने बचाव में जो ये 4 अधिकार आम लोगों को मिला हुआ है वो उसको नहीं मिलेगा। तो पहला हुआ व्यक्ति कौन है? तो कहता है शत्रु देश का यदि कोई व्यक्ति है, उसे अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसे इस 4 अधिकारों में से कोई अधिकार नहीं मिलेगा। कहने का मतलब कि अगर कोई पाकिस्तान का या चाइना का निवासी है, उसे गिरफ्तार किया गया तो उसे ये 4 में से कोई अधिकार नहीं मिलेगा। दूसरा किसको नहीं मिलेगा? तो कहता है निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ एक्ट के अंतर्गत, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे जो है ये अधिकार नहीं मिलेगा। तो याद रखना है 2 तरह के व्यक्ति को अपने बचाव में ये 4 अधिकार प्राप्त नहीं होगा। एक शत्रु देश का, दूसरा निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को। अब हम लोग आते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन पर। तो प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव जो है गिरफ्तारी जो है ये क्या है, ये हम लोग देख चुके हैं कि अगर किसी पर शक हो जाता है पुलिस को, राज्य को, कि ये व्यक्ति अभी अपराध तो नहीं किया है लेकिन भविष्य में करने वाला है या कर दे सकता है, तो उसे वैसी जैसो अपराध करने से रोकने के लिए जो है इस तरह की प्रिवेंटिव गिरफ्तारी की जाती है। अब है क्या कि यह कहा जाता है कि ये जो प्रिवेंटिव गिरफ्तारी है यह लोकतांत्रिक मान्यता के खिलाफ है। और हम लोग क्या देखते हैं कि दुनिया की किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस तरह की गिरफ्तारी नहीं होती है। यहाँ तक कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भी जो है बहुत ही जब विकट परिस्थिति, संकट काल लागू हो सकता है, मतलब इमरजेंसी लागू हो सकता है, तो हम लोगों ने देखा है कि वहीं इस तरह की ये तभी वहाँ पर इस तरह की गिरफ्तारी होती है। सामान्य दिनों में उन देशों में ऐसी गिरफ्तारी नहीं होती है, जबकि भारत में चाहे शांति काल हो या संकट काल हो, मतलब इमरजेंसी पीरियड हो, दोनों ही परिस्थितियों में गिरफ्तारी संभव है। तो इसलिए इस प्रिवेंटिव गिरफ्तारी की देश दुनिया में काफ़ी आलोचना होती है कि भारत में यह लोकतांत्रिक मान्यता के खिलाफ व्यवस्था है। तो खैर जो भी हो, हम लोगों को तो चूंकि एग्ज़ाम के व्यू से देखना है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे देश में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट मतलब अधिनियम कुछ बना है कि नहीं बना है। तो कई प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बने हैं, कानून बने हैं,
जिसमें से 4-5 काफ़ी चर्चित रहा है। जैसे कि सबसे पहला जो अधिनियम बना, निवारक निरोध अधिनियम, वो 1950 में बना। उसके बाद दूसरा जो बनता है वो मीसा बनता है 1971 में, तीसरा बनता है एनएसए 1980 में, चौथा बनता है टाडा 1985 में और पांचवा बनता है पोटा 2002 में। तो इस तरह से ये जो है पूरा जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार था वो समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 19 कल हम लोगों ने देखा, 20, 21, 22 आज हम लोगों ने देखा। अब फिर जो है सो दूसरे दिन हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकारों पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर आप लोगों से अनुरोध कि अगर आप लोग को लगता है कि ये क्लास आप लोग के लिए उपयोगी होता है तो समीर क्लासेज जो है पटना को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों को भी इससे कुछ फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।